आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के सबसे लास्ट चैप्टर को, प्रोबेबिलिटी। सबसे लास्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग शुरू करेंगे। और देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से ना पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पूरे के पूरे क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी से आसान चैप्टर कोई नहीं है। सबसे पहला बात, यानी कि जितना भी आपने चैप्टर अभी तक पढ़ा है उससे सबसे आसान चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताता है, दूसरी बात। तीसरी बात, प्रोबेबिलिटी में हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में समझते हैं, जैसे जो भी घटना हमारे इन्वायरमेंट में घट रहा होता है उसको हम लोग नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। चौथा चीज, इसके बारे में हम लोग, हालांकि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो अलग अलग नए नए चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, तीन सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, एक डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा, दो डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा। हमारे पास वो 52 कार्ड होते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में, या फिर आपने कहीं ना कहीं आसपास में देखा होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कार्ड खेलते हैं, ताश, उसका भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कार्ड खेलने नहीं सीखेंगे, बल्कि कार्ड से सवाल कैसे बनाना है ये हम लोग इसमें सीखेंगे। तो बेसिकली चैप्टर हमारा मोटा मोटी कहा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं संभावना। इस वर्ड से ही आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। संभावना का मतलब समझिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पूरा समझिए एक बार में, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर ही है, इसी के ऊपर है हमारा पूरा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे आसपास में जो भी घटना घट रहा है ना, उसी को बस आप नंबर के रूप में बता दो। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने कहा कि आज बारिश होगी, ठीक है, और बारिश हो गई। अब आप इसी को नंबर के रूप में बताओ, मतलब कि आपने बोला कि बारिश होगा और बारिश हो भी गया, तो इसी चीज को आप नंबर के रूप में कैसे बताओगे कि हाँ आपने सोचा कि बारिश होगा और बारिश हो गया। बस उसी चीज को जब हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आज बारिश होगी, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। इसका मतलब मेरा जो संभावना था, मेरा जो हमने जो सोचा था, क्या वो गलत हो गया ना। हमने कहा कि बारिश होगी, लेकिन हुआ नहीं हुआ। इट मीन्स बारिश नहीं होना और बारिश होना, दोनों का दोनों हमारा क्या एक तरीके से डाउट बना हुआ है कि हाँ आज बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है। इसी डाउट को, इसी संभावना को, इसी कंफ्यूजन को आप क्या कर दो, नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। यही हमारा कहलाएगा प्रोबेबिलिटी। जैसे सपोज कीजिए, जैसे हम कह रहे हैं कि देखो, हम ना पृथ्वी से चंद्रमा तक पैदल जा सकते हैं। क्या आप जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते हो। अब आप नहीं जा सकते हैं तो इसी को आप कैसे बताओगे इसमें नंबर के रूप में? मतलब कि जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में घटना घट रहा है, आपको शंका है, संभावना है कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस उसी संभावना को, उसी डाउट को, उसी कंफ्यूजन को आप क्या कर दो, नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, बता दो, वही हमारा होगा प्रोबेबिलिटी। अब इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ नए नए बातों को सीखेंगे, लेकिन बेसिक सा बात है प्रोबेबिलिटी का मतलब कि संभावना, कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस इसी चीज को आप नंबर के रूप में बता दो, वही हमारा होगा प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट नहीं ना। जैसे सपोज कीजिए कि हम कह रहे हैं कि ना कि हम लोग पटना से दिल्ली पैदल जा सकते हैं। आसान सा बात है, जा सकते हैं। कितना है पटना से दिल्ली? लगभग 1000 किलोमीटर है। क्या 1000 किलोमीटर हम लोग नहीं जा सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 20-25 दिन लग जाए, लेकिन जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो ये जा सकते हैं, संभावना है कि हाँ हम पहुंच जाएंगे। तो आप पहुंच जाओगे, एकदम कन्फर्म है पहुंच जाओगे, तो उसी को आप नंबर के रूप में कैसे बताओगे? वही हमारा कहलाएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप जो भी देख रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो होगा कि नहीं होगा, आपके माइंड में डाउट है, संभावना है, एक कंफ्यूजन बना हुआ है, उसी को बस आप नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, वो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले इस चैप्टर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार वो टर्म आपको मिलेगा और परेशान करता रहेगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि मेरा मानना है कि चैप्टर में जब तक आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को नहीं समझेंगे
तब तक ये चैप्टर आपका ना हमेशा बाउंस होता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपेरिमेंट। क्या डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है? नहीं, मैथ में हमने आपको बार बार कहा है आप डेफिनेशन पे मत जाओ, आप इसके मतलब पे जाओ, मीनिंग पे जाओ कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। हालांकि डेफिनेशन लिखने का लिख देंगे बुक से, फिर वही बुक वाला हाल बोर्ड पे हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बोर्ड ना भरा जाए थ्योरी से, बल्कि उसको समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि ये हम भूल जाएंगे बाद में, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, बुक के लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि बुक का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। तो अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख लीजिएगा, आपको जैसे समझ में आता है। पहले सुन लीजिए है क्या। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा एक्सपेरिमेंट, और हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, इसको आप अपने मन से समझ लीजिए, और आप चाहें तो अपने बुक में, अपने कॉपी में अपने मन से अपने भाषा में लिख लीजिए। आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में आपका टूटा फूटा इंग्लिश जैसा भी लिख लो, आपको बस समझ में आना चाहिए बहुत। और सीबीएसई में डेफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब समझिए क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्लास है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है जो भी हम लोग काम करते हैं उस काम के बदले में कुछ रिजल्ट हमको मिलता है। अब भले ही वो रिजल्ट हमारा अच्छा मिले खराब मिले, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा ना। इसको ना आप इसको ऐसे समझो, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, फरवरी के लास्ट में एग्जाम हमारा क्लास 10th का होता है, बोर्ड लेता है सीबीएसई। आप जाके एग्जाम देंगे, वहाँ पे आपने तैयारी किया, आपने जाके एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट तो आएगा ही ना, कन्फर्म रिजल्ट आएगा। हाँ, हो सकता है कि रिजल्ट खराब आए, हो सकता है कि अच्छा आए, लेकिन रिजल्ट तो आएगा। इसका मतलब हुआ आपने पढ़ाई किया, एग्जाम आपने जाके दिया, उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अच्छा खराब कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब है आप जो भी काम करते हैं उस काम के बदले में आपको रिजल्ट मिलता है। भले ही वो रिजल्ट आपका खराब मिले या फिर अच्छा मिले, लेकिन कुछ तो बदले में आपको मिलेगा। जैसे एक्सपेरिमेंट, चलो इतना भी आपको याद ना रहे तो आप ऐसे समझो, आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं अपने स्कूल में, कुछ आप लोग मिलाते हैं, कुछ धमाका होता है, मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ तो मिला ना आपको। चलो कुछ नया प्रोडक्ट बन गया, लेकिन कुछ तो मिला ना आपको ना। तो एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब समझिएगा, जो काम हम लोग करते हैं उस काम के बदले में हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, चाहे वो रिजल्ट नेगेटिव मिले या पॉजिटिव, मतलब अच्छा मिले खराब मिले, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा। यही हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंट। अब इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड नंबर में है हमारा इसी से जुड़ा हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इन्हीं दोनों में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम होने नहीं देंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले या फिर इसके बदले में एक और सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा, बाय अ ट्रायल। तो आपके सामने यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कोई, या फिर कोई बोल रहा है बाय अ ट्रायल, इन दोनों का मतलब सेम है, जो अभी हम बताने जाएंगे। समझ, रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं लगभग बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि हमने जो काम किया उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, भले ही वो नेगेटिव में मिले या फिर पॉजिटिव में मिले, हमको रिजल्ट मिलेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के बदले में क्या रिजल्ट आ सकता है ये आपको मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वही रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं। आप जब एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं तो आपको मालूम है उसमें हेड और टेल होता है। तो आपको मालूम है कि भाई यदि हम एक सिक्का टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि उसका आउटकम रिजल्ट क्या आ सकता है आपको पहले से मालूम है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा? नहीं, ये आपको इसमें मालूम नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको यह बताता है कि आप जो भी काम करेंगे उस काम का रिजल्ट क्या हो सकता है आपको मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट वही आएगा ये आप एडवांस में नहीं बता सकते हैं। इसको हमने एक टॉस के एग्जांपल से समझा दिया, आपको दिक्कत नहीं इसमें। तो एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब क्या, आपने कुछ काम किया, रिजल्ट मिलेगा, अच्छा बुरा कुछ भी हो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आपने कुछ काम किया, एक्सपेरिमेंट आपने किया, उस एक्सपेरिमेंट को जो आपने किया, काम जो आपने किया, उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है आपको पहले से मालूम है, लेकिन एक्चुअली में वो एग्जैक्ट वही आएगा ये आप नहीं बता सकते एडवांस में। क्या आप बता सकते हैं एडवांस में कि हम टॉस कर रहे हैं कि सर हेड ही आएगा, कंफर्म बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि सर हेड या टेल में दोनों में से कुछ एक ही आएगा ना।
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट पहले से आपको मालूम है कि हाँ यही आ सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या आएगा ये आपको मालूम नहीं है। आप नहीं बता सकते कि सर टेल ही आएगा, सर हेड ही आएगा, यही हमारा कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, छोटा सा एग्जांपल है बस, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, यदि आपने एक कॉइन को टॉस किया तो बताइए आउटकम क्या क्या आ सकता है इसका, टोटल आउटकम लिख दीजिए इसका, टोटल। अब जरा बताइए तो, यदि आपने एक सिक्के को टॉस किया तो उसका टोटल आउटकम मतलब टोटल रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल आएगा, सिंपल सा बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इट मींस टोटल आउटकम कितना आया इसका, 2 गो आ गया। लेकिन आप इसमें ये नहीं बता सकते कि आप टॉस कर रहे हैं सर तो हेड ही आएगा टेल ही आएगा, ये आप इसमें नहीं बता सकते। यही होता है हमारा एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस। एक बार फिर से बताएंगे या फिर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब तीसरे नंबर पे हमारा आता है इवेंट। इवेंट को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा इवेंट में ना हम जानबूझ के छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे, छोटा सा, क्यों, क्योंकि अक्सर आप इवेंट को भूल जाओगे, क्योंकि ये भूलने वाला ही चीज है, इसलिए हम इसमें एक चीज लिख देते हैं छोटा सा। हालांकि डेफिनेशन में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन इसमें हम जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा भूलने वाला टॉपिक है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। इसमें आप लिखेंगे ईच आउटकम, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये हो गया कि हर एक आउटकम हमारा इवेंट कहलाएगा। एग्जांपल हमारा ऊपर वाला ही देख लीजिए, हमने एक सिक्के को टॉस किया, हमारे पास टोटल आउटकम कितना आया, 2, हेड और टेल, तो हेड भी एक इवेंट कहलाएगा और टेल भी हमारा एक इवेंट कहलाएगा। तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। आउटकम बोलो या फिर आप रिजल्ट बोलो, तो हर एक रिजल्ट या फिर हर एक आउटकम हमारा इवेंट कहलाता है। तो बताइए जरा, यहाँ पे हमने जब टॉस किया तो हमारे पास एक हेड आया और एक टेल आया, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, सॉरी टोटल इवेंट कितने हैं, 2। तो हर एक आउटकम को हम लोग इवेंट कहते हैं। तो ये भी हमारा एक इवेंट है और ये भी हमारा एक इवेंट है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा इवेंट का मतलब, समझ आ जाएगा ना। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, हर एक आउटकम हमारा क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये भी इवेंट और ये भी इवेंट। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे नंबर पे। हाँ चौथे नंबर पे हमारा है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, देखिए इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है कि हेड आने का संभावना और टेल आने का संभावना 50-50 है। इसका मतलब हो गया कि हमने एक सिक्का उछाला, एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए, हमने एक सिक्का उछाला, उस सिक्के में 2 पहलू है, एक हेड है और एक टेल है, दोनों को आने का संभावना 50-50 है ना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है जिसका आने का संभावना 50-50 हो। हाँ भाई ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा इक्वली लाइकली इवेंट का ना हम आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज बना रहे होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक सवाल दिया गया है। सवाल ये दिया गया है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, मतलब एक बच्चे का जन्म होने वाला है। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, समझिए कुछ दिनों में वो बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आप ये बता सकते हैं क्या कि लड़का ही पैदा होगा या फिर लड़की पैदा होगा, नहीं बता सकते हैं। इट मीन्स लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, 50-50 चांस है। यही है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट का एग्जांपल। ये हमने क्यों दिया एग्जांपल, ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ। अच्छा ये वाला एग्जांपल आपके बुक में भी खैर सवाल के रूप में है, इसीलिए हमने दिया। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है दोनों के आने का संभावना क्या हो जाए, 50-50 हो जाए। हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो 50-50 चांस है ना सिक्के में। तो ये हो गया हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट को हम ज्यादा ना समझाते हुए बस एक बात यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, 50-50 शॉर्ट में। अब एग्जाम में ये मत लिख देना, हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन आप इसको समझने के लिए बोल दो। 50-50 मतलब दोनों का चांस क्या हो जाए, 50-50 हो जाए, तो ये हमारा इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट के बाद हमारा 5वें नंबर पे है इम्पॉसिबल इवेंट।
इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होता है? देखिए नाम से मालूम चल रहा होगा, इम्पॉसिबल का मतलब क्या? जो नहीं हो सकता। जैसे हम कह रहे हैं कि देखो हम ना पैदल पृथ्वी से चंद्रमा पे जा सकते हैं, एग्जाम्पल समझो बस ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जा सकते हैं, क्या पॉसिबल है? पैदल बोल रहे हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है जो कि हो ही नहीं सकता, एकदम बेकार बात है ये, हो ही नहीं। जैसे हम क्या यहाँ से चंद्रमा पैदल जा सकते हैं? कभी कोई बोले कि हाँ आप रॉकेट के थ्रू चल जाओ, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, लैंड करने वाला है कुछ दिन के अंदर, वो संभव है, हाँ वो हो सकता है। लेकिन क्या पैदल जा सकते हो आप? नहीं जा सकते हो। तो जो चीज नहीं हो सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और मैथ की दुनिया में याद रखिएगा, मैथ की दुनिया में जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं जीरो से। जीरो का मतलब जो नहीं हो सकता, कंफर्म है कि वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जीरो, मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया जो कि कभी भी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल के बाद हमारा क्या आना चाहिए? अब आप खुद बताइए। इम्पॉसिबल के बाद ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल आना चाहिए। चलिए आएगा हमारा अब 5वें के बाद 6वें नंबर पे आप लिखिए पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट या फिर इसको बहुत सारे बुक में श्योर इवेंट भी कहा गया है। तो दोनों आपके सामने बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पॉसिबल इवेंट बोले या फिर श्योर इवेंट बोले, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब होता है कि जो कंफर्म है हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आज बारिश होगी और हो गई, तो हमारा क्या हो गया? पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। और मैथ की दुनिया में जो हमारा हमने सोचा और वो हो गया, तो मैथ की दुनिया में सो कहता है किससे रिप्रेजेंट कर दो? 1 से, 1 से। तो इसके लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं 1। तो इम्पॉसिबल का मतलब हो गया जो कि हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। और पॉसिबल का मतलब या फिर श्योर का मतलब जो हमने सोचा और वो हो गया, और जो हो सकता है तो हो गया हमारा पॉसिबल इवेंट का वैल्यू 1। ठीक है ना? अच्छा आगे बढ़ने से पहले ना हाँ आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी में जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, सवालों को अपने बना रहे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आप हमेशा गौर करेंगे कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा। मतलब ये हो गया, इसको आप यहां पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 0 और 1 के बीच में ही हमेशा आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा। जब हम लोग अपने सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप उसमें हर एक सवाल में गौर करना कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा इसका मतलब हो गया कि आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कहां से कहां के बीच में आ सकता है, 0 और 1 के बीच में आ सकता है। इसका मतलब हो गया कि 0.1, 0.2, 0.89, 0.76 ऐसा आ सकता है। लेकिन क्या कभी 1.1 कभी आएगा? नहीं, क्योंकि वो 1 से ऊपर चला गया। ठीक है ना? तो इसमें सवाल हमारा 2 तरीके से पूछेगा। पहला ये कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, 0 से 1 है रेंज इसका, पहला बात। दूसरा बात पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? इम्पॉसिबल इवेंट में हो सकता है 0, जब कंफर्म है कि वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है वो, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्या पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी 1 हो सकता है एग्जैक्ट? हाँ हो सकता है, पॉसिबल इवेंट में 1 हो सकता है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी का रेंज हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन कभी कभी हमारा 0 भी एग्जैक्ट आ जाता है और कभी कभी 1 भी हमारा एग्जैक्ट आ जाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए जल्दी। आगे बढ़े हम लोग। चलिए ये हमारा 6 नंबर हो गया। 7वें नंबर में आइए आप। ये हो गया हमारा पॉसिबल या फिर श्योर इवेंट। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़ते थे ना, सप्लीमेंट्री एंगल, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि जो चीज नहीं हो सकता और जो चीज हो सकता है उन दोनों को आपस में ऐड कर दो। ठीक है ना? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है हमारा, इसको लिखने का तरीका हमारा ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, हमने लिख तो दिया, इसका मतलब है क्या। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हाँ वही बताते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो आप ई के ऊपर छोटा सा बार देख रहे हैं ना, इसका मतलब कभी कभी आपको सवाल में नॉट ई मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब अभी हमने समझाया नहीं है, आप समझिए पूरा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जो चीज हमारा हो सकता है और जो चीज हमारा नहीं हो सकता, उन दोनों का सम हमारा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्ट में क्या बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ही बोलेंगे, लेकिन लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा फुल फॉर्म में ये हो जाएगा। ई के ऊपर आप बार दे दो। अब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है 1, जो हो सकता है, इसका मतलब है जो हो सकता है। और नॉट ए का मतलब नॉट इवेंट, मतलब जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसका वैल्यू कितना होता है, 0। तो जब आप इसका मतलब जो हो सकता है और इसका मतलब जो नहीं हो सकता, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब हो गया जो हमारा हो सकता है, मतलब जो हो सकता है मतलब 1, और जो नहीं हो सकता मतलब 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। अच्छा इससे ना हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है बाहर, इसी से निकल सकता है ना, निकालते हैं जरा, देखिए ध्यान से। एक इधर निकलेगा और एक हमारा इधर निकलेगा। देखिए यदि हम होने वाला केवल निकालना चाहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, यदि हम इसका वैल्यू केवल चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्या कोई दिक्कत, हमने क्या किया, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 1 में इसको उधर माइनस कर देंगे, ये हमारा पहला निकल गया। उसी प्रकार से यदि हमको ये वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर देंगे उधर। तो यदि हमको ये वाला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, सॉरी बस हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 फॉर्मूला और जनरेट हो गया। और ये हम क्यों जनरेट कर रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि आगे आपको एक्सरसाइज में पूरा का पूरा मिलेगा। तो एक्सरसाइज में कदम रखने से पहले हम चाहते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सिंपल सा मतलब है जो इवेंट हमारा हो सकता है, जो घटना घट सकता है, और जो घटना नहीं घट सकता, उन दोनों का सम हमारा 1 होता है। इसका मतलब 1 है जो घट सकता है, और जो घट नहीं सकता मतलब कि जो होगा ही नहीं वो 0, इन दोनों का वैल्यू हमारा 1 होता है। इससे हमने 2 फॉर्मूला और निकाल दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें के बाद 9वें नंबर पे आइए, सॉरी 8वें, 7वें के बाद 8वें पे। 8वें में आप लिखो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला हम बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं आपको। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। बस इससे छोटा फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यही हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला। अब सवाल है कि सर ये फेवरेबल आउटकम क्या है और ये टोटल आउटकम क्या है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। हालांकि इस फॉर्मूला का पूरा इस्तेमाल हम लोग अपने एक्सरसाइज में करने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि देखो हमने टॉस किया, और ऑब्वियस सी बात है कि हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास है, 2 है। और हम कह रहे हैं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ, मतलब कि हेड आने का संभावना क्या है, आप हमको ये निकाल के बताओ। तो फेवरेबल आउट का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे पहले आप समझो इस दोबारा, इसको आप पहले देख लो क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इसको समझाने के लिए हम लोग क्या एग्जांपल ले रहे हैं, एक हमने सिक्के को टॉस किया, और सिक्के को टॉस किया हमने, तो क्या उसका टोटल आउटकम हो सकता है, 2, हेड और टेल। और हमसे कोई तीसरा आदमी कह रहा है कि तुम ना हेड आने का क्या संभावना होगा वो निकाल के बताओ। बेसिकली वो बोल रहा है कि हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखा जाता है इसको, हेड का निकाल रहे हैं ना हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हालांकि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे,
इसको कैसे पढ़ना होता है, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट का मतलब ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो बताइए हेड कितने बार आएगा, एक बार आएगा, और फॉर्मूला ही हम लोग लगा रहे हैं बेसिकली। फेवरेबल आउटकम का मतलब हो गया कि किसके बारे में आपसे पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, हेड के बारे में पूछा गया। और टोटल आउटकम का मतलब कितना, 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब कि 0.5% चांस है हेड आने का और 0.5% चांस है टेल आने का। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब है जिसके बारे में पूछा गया है आप उसको लिखो ऊपर में और उसको डिवाइड कर दो टोटल आउटकम से। ओके, हालांकि कोई बात नहीं, यदि आपको ये समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग अपने सवालों में हर सवाल में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल है, ठीक है ना। लेकिन अभी मोटा मोटी तो आपको समझ में आ गया होगा क्या इसमें कहा गया है। सिंपल सा बात है, हमने एग्जांपल लिया, एक सिक्के को टॉस किया हमने, उसका 2 पॉसिबल आउटकम हो सकता है, हेड और टेल। हमसे कोई दूसरा आदमी आके बोल रहा है कि हेड आने का संभावना बताओ, यानी कि हेड आएगा उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। तो हेड पूछा गया ना, तो हेड कितने बार आया है, एक बार आया है, तो हमने ऊपर में लिख दिया 1 का मतलब हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है उसको आप ऊपर में लिखो। किसके बारे में पूछा गया हमसे, हेड के बारे में पूछा गया, तो हेड एक बार आया, हमने हेड लिख दिया नीचे ऊपर में, और डिवाइड कर दो नीचे किससे, टोटल आउटकम से। टोटल आउटकम कितने हमारे पास 2 है, बस बात खत्म। चलिए आगे, हालांकि ये समझ में आ गया तो कोई अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको पूरा का पूरा गहराई से समझने वाले हैं आगे वाले क्लास में। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी। 8 नंबर तक हो गया ना हमारा, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए 8 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे अब दूसरे टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास 8 थे, अब हम लोग एक नया टॉपिक अपने से जनरेट करेंगे, वो हमारा देख लीजिए, इसको मिटा दें। तो यही 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास हैं, हालांकि टर्म तो साथ ही है, एक तो फॉर्मूला हमारा है, यही आपको बार बार मिलेगा चैप्टर में। अब कुछ नए बातों को हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं, मतलब कि एक सिक्के को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 सिक्के को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 सिक्के को टॉस करेंगे तो क्या होगा, एक डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा, 2 डाई को, फिर से हमारा कार्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी समझने वाले हैं इसमें। चलिए आप एक यहां पे टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक आप यहां पे लिख लेंगे सम एक्सपेरिमेंट्स and their total outcomes। यहां पे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे when a coin is tossed, क्या होगा जब हम लोग एक सिक्के को टॉस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक है, सॉरी हेडिंग है, मतलब ये हो गया हम लोग इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में जो भी उसका टोटल आउटकम आएगा उसको हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे, लिखेंगे बेसिकली। तो क्या होगा जब हम लोग एक सिक्के को टॉस करेंगे, तो इसका टोटल आउटकम क्या आ सकता है बताइए तो जरा। एक सिक्के को हम लोग टॉस कर रहे हैं, इसका टोटल आउटकम क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इट मींस टोटल आउटकम कितने हो गए इसके, 2 हो गए। ओके चलिए इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड नंबर में लिख लेते हैं, क्या होगा जब हम लोग 2 सिक्के को एक साथ टॉस करेंगे, 2 सिक्के को। अब when 2 coins tossed simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग 2 सिक्के को
एक ही बार में एक साथ में उछाल देंगे तो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ना हम थोड़ा सा आपको एक चेतावनी दे दे रहे हैं, दो सिक्के को आप एक बार उछालो या फिर एक सिक्का पहले उछालो फिर दूसरा वाला बाद में उछालो, दोनों का मतलब सेम समझा जाएगा, यहाँ पे समझिएगा इस बात को। हालांकि ये बात आगे आपको एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे हिंट के तौर पे लिखा रहता है सवाल के नीचे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप दो सिक्के को एक बार उछालो या फिर एक सिक्के को पहले उछाल दो और दूसरे को बाद में उछालो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम समझा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा जब हम लोग दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे, तो बताइए जरा इसका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बन सकता है। तो आप केवल टोटल आउटकम इसका बताइए। इसका टोटल आउटकम्स हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, दोनों सिक्के में, या फिर हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ जाए। इट मीन्स हमारा टोटल इसमें आउटकम्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 4। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा वाला, क्या होगा जब हम लोग 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे। हालांकि 3 सिक्का वाला सवाल इसमें बहुत कम दिया गया है, लेकिन 3 सिक्के तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। when 3 coins tossed simultaneously, क्या होगा जब हम लोग 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है, आप 3 सिक्के को एक साथ उछालो या फिर तीनों सिक्के को एक एक करके उछालो, तीनों का मतलब सेम होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा ना थोड़ा सा लंबा बनता है टोटल आउटकम्स। चलो फाइनली लाइन आ गया। टोटल आउटकम्स इसमें हमारे ना टोटल 8 बनते हैं। वो कौन कौन से होंगे देखिए ध्यान से, ये आपके बुक में लिखा गया होगा। हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहले 2 में हेड आए और तीसरे में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले 2 में टेल आ जाए और तीसरे में हेड आ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि पहले में एक बार हेड आ जाए और 2 बार इसमें टेल आ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि पहले वाले में एक बार टेल आ जाए, दूसरे वाले में 2 बार हेड आ जाए। बात समझ आ रही है। उसके बाद यह भी हो सकता है कि पहले में हेड दूसरे में टेल और फिर से हेड आ जाए, और लास्ट में हो सकता है कि पहले में टेल फिर हेड और फिर हमारा टेल आ जाए। तो टोटल हमारे इसमें पॉसिबल आउटकम 8 बनते हैं, ठीक है ना। हाँ हालांकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर आपने कैसे लिख दिया, ये याद करना पड़ता है बेसिकली, इस तरीके से आप कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम इसमें हमारे कितने होंगे, 8 होंगे। कब, जब हम लोग 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तब। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब अच्छा ना कभी कभी ना सवाल ऐसे भी पूछता है, कभी कभी सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए जब 8 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितना टोटल आउटकम बनेगा, कैसे बताओगे फिर आप। हालांकि आपने एक सिक्के का तो बता दोगे सर 2 होगा, 2 सिक्के का यह बता दोगे, हमने बता दिया तो 4 होगा। अब हमने बता दिया तो अब आप 3 सिक्के का भी बता दोगे कि हाँ टोटल आउटकम 8 होगा। लेकिन जो कोई पूछे कि जब हम लोग 5 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो क्या आउटकम निकलेगा, या फिर 12 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो क्या आउटकम होगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला हमारा है 2n, फॉर्मूला है हमारा 2n। यहां पे हमारा, हाँ यहां पे हमारा ये 2 है किसके लिए, नंबर ऑफ साइड्स के लिए, और ये n है हमारा नंबर ऑफ एक मिनट 2 हमने लिखा नंबर ऑफ साइड्स के लिए और n हमने लिखा नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। देखिए पहले बताइए सिक्के में कितने पहलू, यानी कि सिक्के में कितने साइड, 2 साइड। तो हम लोग यहाँ पे यदि इसका निकालना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिक्के में 2 साइड, तो सबसे पहले आप 2 तो लिखोगे यहाँ पे,
लिख दिया हमने। आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितने बार उछाल रहे हो, एक बार, तो n के जगह पे 1 दोगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग एक बार सिक्के को उछालेंगे तो आउटकम कितने आएंगे, 2 आएंगे। फॉर्मूला हमारा ये वाला होगा, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा, 2n। 2 का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है और n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार आप उसको उछाल रहे हैं। तो इसमें हमारा सिक्का का पहलू 2 है, एक हेड और एक टेल, पहला बात। दूसरा बात, आप इसको एक बार उछाल रहे हैं तो इसका वैल्यू 2 आ गया। सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे हम लोग। सिक्के के कितने पहलू, 2 पहलू यानी कि 2 साइड, तो 2। कितने बार उछाल रहे हो आप, इसमें 2 बार उछाल रहे हैं आप, तो 2 बार लिख दो इसका पावर, तो 4 हो गया हमारा। क्या 4 आया था, बिल्कुल आया था। उसी प्रकार से आप इस वाले में भी कर सकते हो। सिक्के में कितने पहलू, 2 पहलू यानी कि 2 साइड। कितने बार उछाला आपने इसमें, 3 बार उछाला, तो 3 पावर इसका होगा कितना, 8 का 8 है। उसी प्रकार से जब आप उससे कोई बोले कि देखो हमको ना सिक्का 5 बार उछालना है, तो सिक्का 5 बार उछालना है तो सिक्के में तो 2 ही पहलू होंगे ना, हेड और टेल। तो पावर हमारा बेस हमारा 2 रहेगा लेकिन पावर 5, क्योंकि 5 बार उछाल रहे हैं। तो आप क्या कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार, 5 बार कर दो, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32, 32, यानी कि टोटल आउटकम 32 आएंगे। तो इस प्रकार का सवाल कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा बात हो गया सिक्का का। अब हम लोग बात करेंगे अपने चौथे नंबर पे डाई का। व्हेन अ डाई इज रोल्ड, डाई का मतलब आपको लोगों को मालूम है, डाई मालूम है, वही लूडो वाला गोटी जिसमें 6 नंबर तक होता है और वो बिल्कुल क्यूब होता है हमारा। लेकिन अब ना वो लूडो का कल्चर हट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मोबाइल पे आ गया लूडो गेम। लेकिन मोबाइल में खेलने पे उतना मज़ा नहीं आता है, जो मज़ा वो फिजिकली हम लोगों को खेलने में आता था। उसमें चीटिंग भी होता था, बड़ा मज़ा आता था, है ना। तो खैर, तो एक डाई को जब हम रोल करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए आप, डाई का प्लूरल होता है डाइस, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। इसका प्लूरल होगा डाइस। तो जब हम लोग एक डाई को रोल करेंगे तो इसका टोटल आउटकम क्या हो सकता है, बताइए तो जरा। यानी कि जब एक डाई को रोल करेंगे तो हमारा क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 तक ही आएगा। लेकिन मतलब कितना आउटकम, 6 आउटकम, बात खत्म। अच्छा, क्या इसमें भी हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बताइए कितने पहलू, डाई में कितने पहलू, 6 पहलू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब कितने उसमें साइड है, इसमें 6 साइड होते हैं। और कितने बार आप उछाल रहे हैं, कितने बार रोल कर रहे हैं, मतलब एक बार, कितना, 6 आ गया 6। तो ये फॉर्मूला हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जब 2 डाई को एक साथ रोल करेंगे तो क्या होगा, 2 डाई का ना थोड़ा सा हमारा बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग वहां पे बना लेंगे। यहाँ पे आ जाइए अब आप, चौथे के बाद 5वें नंबर पे, when 2 die is rolled, when 2 die is rolled simultaneously, simultaneously, साइमल्टेनियसली, यानी कि क्या होगा जब हम लोग 2 डाई को एक साथ रोल करेंगे। तो व्हेन 2 डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाई के बदले में आप सिंपली वहां पे डाइस भी लिख सकते हो, 2 डाइस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारा आउटकम बनेगा टोटल जब हम लोग 2 डाई को एक साथ रोल करेंगे। अच्छा पहले बताइए, 2 डाई को रोल करेंगे तो बिना लिखे बताइए, आप माइंड में कैलकुलेट करके टोटल आउटकम कितने होंगे, फॉर्मूला पे पुट करके बताइए। 6 और उसका पावर 2, तो कितना होगा, 36, बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं इसका 36 कैसे आता है। देखिए इसका 36 ना ऐसे आएगा, देखो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, और ये लिखना बड़ा आसान होता है। इसका मतलब हो गया कि हो सकता है पहले वाले हर एक डाई में 1 1 आ जाए और दूसरे वाले में 1 2 से लेकर 6 तक आ जाए।
उसी प्रकार फिर आपको यहाँ पे 2 2 2 2 2 और 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है पहले वाले टाइम में सभी में 2 2 आ जाए और दूसरे वाले में 1 से लेकर 6 तक आ जाए। उसी प्रकार से आगे करते चले जाएंगे। ये लिखने में ना हम लोगों को क्लास 10th में जब हम लोग थे तो बड़ा मजा आता था 3 4, लेकिन सवाल आता था फिर हवा टाइट हो जाता था क्योंकि सवाल इससे बहुत खतरनाक आता है। इससे सवाल बिल्कुल आसान नहीं आता, याद रखना इसके बात में। इसमें आपसे ऑड नंबर पूछ देगा, इवन नंबर पूछ देगा, इसमें आपसे सम पूछ देगा, इस तरीके से। तो बहुत सवाल इसमें कॉन्सेप्चुअल आता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 वाला ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 वाला बच रहा है हमारा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल आप जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 6 6 6 6 6, टोटल कितने 36। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 36। क्या इस वाले पे भी हमारा फॉर्मूला सेम बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। हमारा टोटल साइड कितने होते हैं डाई में? 6 होते हैं। कितने बार आपने इसको रोल किया, मतलब कितने बार का मतलब कितना डाई है आपके पास? 2 डाई है। देखो 2 डाई को आप एक साथ रोल करो या फिर दोनों को एक एक करके रोल करो, इसमें भी हमारा मतलब सेम समझा जाएगा जैसे हमने कॉइन में बताया था। तो हमने बेसिकली यहाँ पे पावर 2 देना है, मतलब इसका हुआ 6 × 6 यानी कि 36। ओके चलो, तो इस तरीके से हमने 5 नंबर तक की चीज़ों को समझ लिया। और 6वां वाला जो हम लोग समझने वाला है ना, वो इतना में अटने वाला नहीं है, वो हमारा कार्ड वाला चीज़ है। इसको पहले आप लिख लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। समझ गए? चलो, कार्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कार्ड हम लोग खेलना तो नहीं सीखेंगे, लेकिन इससे सवाल हमारा बहुत आता है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा आप। 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर पे हमारा आएगा। सिक्स नंबर में आइए। 5 तक हुआ था ना उधर, 6 नंबर। वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इसका मतलब क्या है पहले समझिए। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो ताश खेलते रहते हैं गांव में बैठ के, उसमें ना टोटल गड्डी जो होता है हमारा, वो उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड, उसी गड्डी को हम लोग कहते हैं वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसको हम शॉर्ट में कभी कभी सिंपली डेक ऑफ 52 कार्ड्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें हमारा क्या पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका मालूम तो चल गया कि इसमें टोटल कितने कार्ड? 52 कार्ड। और इस 52 कार्ड में ना हमारे 2 ही कलर के कार्ड होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा रेड। देखिए ध्यान से कैसा कैसा है। चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शानदार बनेगा। ये पहला कार्ड होता है हमारा। उसके बाद ये दूसरा कार्ड होता है। उसके बाद तीसरा कार्ड हमारा ये है। हार्ट। और चौथा कार्ड है हमारा इसमें डायमंड। ठीक है, और इसको दोनों को अलग अलग कलर से बनाने का मतलब भी हमारा अलग अलग है।
ये दोनों का दोनों कार्ड हमारा ब्लैक होता है, तो इसको हम, हालांकि पूरा ब्लैक होता है लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हो, आप पता कर लोगे ना, समझ आना कि ये हमारा क्या है, ब्लैक कार्ड है। हालांकि पूरा ब्लैक होता है, बस आपको यहाँ पे हम सिंबल के तौर पे बता दे रहे हैं। ये पूरा हमारा ब्लैक कार्ड होता है, इस तरीके का डिजाइन नहीं होता उसमें, पूरा ब्लैक होता है, बस आप समझ लो कि हाँ ये ब्लैक ही है। और ये दोनों कैसा होगा, रेड होगा। और ये वाला भी रेड होता है, ठीक है। चलो देखा जाए फिर, इसको हम लोग कहते हैं क्लब, इसको कहते हैं स्पेड, इसको कहते हैं हर्ट, धड़कन वाला, और इसको कहते हैं डायमंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें भी हमारा ए सी ई एक्का होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ए सी ई को हम लोग एक्का पढ़ते हैं, एक्का, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी सेम चीज है, ए सी ई यानी कि एक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी सेम चीज है, ए सी ई एक्का। तो ये होगा हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी सेम चीज है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एका का मतलब क्या होता है, 1, एका का मतलब 1, सभी में एका जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक। और सभी के लास्ट में हमारा 3 और होते हैं, कौन कौन सा, इसमें पहला होगा हमारा किंग, दूसरा होगा क्वीन, और तीसरा होगा हमारा इसमें जैक। इसमें भी सेम चीज है, किंग, समझाएंगे पूरा, पहले आप इसको लिख लीजिए, जैक, उसके बाद फिर इसमें भी हमारा किंग, इसमें भी क्वीन, और इसमें भी जैक, इसमें भी हमारा किंग, क्वीन, और इसमें भी हमारा जैक। ओके, चलो अब इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये दोनों हमारा ब्लैक कलर का होता है, इसका नाम क्लब, इसका नाम स्पेड। इसमें भी हमारा टोटल 1 से लेकर 10 तक हमारे होंगे कार्ड, और इसमें हमारे नीचे में एक किंग, क्वीन और जैक होगा। सेम चीज इसमें भी, सेम इसमें भी, और सेम हमारा इसमें भी। हालांकि इसको ना पुकारने का नाम सबका अपना अलग अलग होता है, हालांकि हमको पूरा तो याद नहीं है, लेकिन चूंकि अपने गांव जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग ताश खेलते रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत नाम तो सुन लेते हैं और पहचान भी लेते हैं कौन सा क्या है। जैसे इसको एक्का बोलता है, इसको दुक्का, इसको तिक्का, तिग्गी ऐसा कुछ बोलता है इसको शायद, तिग्गी। उसके बाद फिर इतना तो नहीं मालूम इसको सत्ता, अट्ठा, नहला, और इसको दसवां का पता नहीं क्या कहता है, कुछ तो नाम है, मतलब सबका अपना अलग अलग नाम होता है। उसके बाद फिर किंग को इसमें बादशाह कहता है, बादशाह, क्वीन को इसमें बेगम कहता है, और जैक को शायद इसमें गुलाम कहता है। तो बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों हमको याद था। और इन सब का नाम थोड़ा सा अपना, इक्का दुक्का, तिग्गी, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ऐसा कुछ करके इसका नाम होता है। कन्फर्म हमको पूरा नहीं मालूम है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मालूम था आपको हमने बता दिया। हालांकि आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ताश नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है, आपको थोड़ा सा बस समझना है, इसमें प्रोबेबिलिटी बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बताइए अब, इसमें हमारे टोटल कितने कार्ड, 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, और इसमें भी 13, क्या टोटल हमारा 52 हो गया? 13 4 52, बिल्कुल हो गया। लेकिन अब इसमें कुछ बातें समझने लायक है, क्या है देखिए, 1 से लेकर 10 तक के कार्ड को हम लोग कहते हैं नॉन फेस कार्ड। क्या कहेंगे? नॉन फेस कार्ड, मतलब कि इसके पास ना कोई फेस नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, बस इसमें नंबर लिखा हुआ रहता है 1 2 3 इस तरीके से। 1 का मतलब यहाँ पे केवल ये लिखा रहेगा, ये वाला साइन, केवल ये वाला। फिर 2 इस तरीके से हमारा 10 तक इसमें नंबर रहता है, इसमें हमारा कोई भी फेस नहीं होता। इसमें भी 1 से 10 तक, इसमें भी 10 तक, और इसमें भी 10 तक, ये हमारा नॉन फेस कार्ड है। लेकिन ये जो 3 हमारा होता है ना, इसमें चेहरा बना रहता है, राजा का, रानी का और जैक का, इसमें हमारा बना रहता है। इसको क्या कह देंगे फिर? फेस कार्ड कह देंगे इसको, मतलब कि इसमें चेहरा हमारा बना रहता है। तो अब जरा बताइए आप, टोटल
52 कार्ड में से टोटल नॉन फेस कार्ड हमारे पास कितने हुए? नॉन फेस कार्ड टोटल नॉन फेस कार्ड 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी, टोटल कितने हो गए? 40 हो गए। तो यहाँ पे हमारा टोटल नॉन फेस कार्ड हमारे होते हैं 40। तो फिर टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 3 3 3 3 12। तो टोटल फेस कार्ड इक्वल्स टू 12। ये पहला नंबर और ये हमारा दूसरा नंबर, इस बात को आप याद रखिएगा। यही है हमारा पूरा का पूरा कार्ड का सिस्टम, इससे अलावा कुछ नहीं आपके सवाल में आएगा, ठीक है ना। अब सवाल है कि सर क्या इतना आसान तरीके से हमसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा? नहीं, इसी में अब सवालों को घुमाया जाएगा। पहले आपने ये समझ लिया क्या होता है, स्पेड हमारा, सॉरी क्लब हमारा ये, स्पेड ये, हार्ट ये और ये डायमंड हमारा ये क्लब और स्पेड हमारा ब्लैक कलर का कार्ड होता है, पूरा ब्लैक होगा, पूरा 13 ब्लैक, ये भी पूरा ब्लैक, ये पूरा रेड और ये पूरा हमारा रेड, फेस वाला भी नॉन फेस वाला भी सारा हमारा रेड होगा, ये सारा हमारा ब्लैक होगा, ठीक है ना। इस बात को समझना, हर एक में 1 से लेकर 10 तक हम उसको नॉन फेस कार्ड कहते हैं, हर एक में, और हर एक में इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल नॉन फेस कार्ड 40 हो गए और फेस कार्ड हमारे 12 यानी कि 12 हो गए। अब क्या सवाल हर बार इससे इतना आसान आएगा क्या? नहीं, सवाल कैसे आएगा समझना ध्यान से। एक दो सवाल हम आपको नमूने के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। आपसे बोलेगा कि बताओ हार्ट में टोटल फेस कार्ड कितना है? गलत जवाब। हमने क्या कहा? हमने कहा हार्ट में टोटल फेस कार्ड कितने हैं। हमने जैसे कहा हार्ट, आप चले जाओ तुरंत हार्ट वाले में, और हार्ट में फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो गलत जवाब हो गया ना। इसीलिए हमने कहा इसमें थोड़ा सा आपको पहले ये समझ लो, और जहां पे जैसे स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा ना वैसे वैसे वहां पे जाते जाओ। हमने कहा पहले हार्ट में चले जाओ, हमने कहा फिर फेस कार्ड उसके नीचे में चले जाओ, तो इसमें 3 होता है बस। और कैसे पूछेगा सवाल? बोलेगा स्पेड में फेस कार्ड का कलर क्या है? स्पेड में फेस कार्ड का कलर ब्लैक, क्योंकि आप सबसे पहले कहां पे आ जाओ? स्पेड में। कहां है स्पेड हमारा? ये है। फेस पूरा कैसा होगा? ब्लैक। जब फेस कार्ड ब्लैक है तो ये भी ब्लैक होगा ना, मतलब ये पूरा ब्लैक। और कैसे पूछेगा? बोलेगा कि टोटल 52 कार्ड में से टोटल क्वीन कितनी है? 4 है, क्योंकि इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। और कैसे पूछेगा? पूछेगा कि क्लब में जो जैक है वो कितना है? जैक कितने हैं क्लब में? 1 है। क्लब हमारा यहाँ है, जैक हमारा इसमें एक, सभी में एक एक होता है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देगा, ठीक है। बोलेगा कि टोटल 52 कार्ड में किंग और क्वीन टोटल कितने हैं? टोटल 52 कार्ड में टोटल क्वीन और किंग कितने हैं? 4 4 8 हो जाएंगे हमारे। तो सवाल पूछने का तरीका ये है। ये हमने बस एग्जांपल दिया आपको, इससे भी टफ सवाल आपके बुक में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कार्ड वाला सवाल में कोई दिक्कत ना हो, इसको आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और कलर के साथ बनाएगा ताकि आपको मालूम चलता रहे, ठीक है ना। कोई दिक्कत अब इसमें? तो इस तरीके से हमारा क्लास आज का ओवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी का आज बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके अंदर हम लोगों ने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोगों ने समझा है आज। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना सवाल बनाना, सवाल बनाएंगे, एक्सरसाइज हमारा जो है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। अगले वाले क्लास में जब आप लोग आएंगे तो थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि पूरा सवाल सॉल्व कर लिया जाए। लगभग 25 सवाल है एक्सरसाइज में, पूरा हम लोग कर लेंगे। तो अगले वाले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।